क्लास 12 के नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ आज हम फिर हाजिर हैं और चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े डायरेक्ट कनेक्टेड चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स में हम ढूंढते रहते हैं कि कब काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स काम आएगी, कब ऑर्गेनिक अल्काइल हैलाइड काम आएगा, लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं ढूंढना है। आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई सारी कहानियों के बहुत सारे कंसेप्ट्स इस चैप्टर में इंक्लूड हैं। कहां से जुड़ा हुआ है कहानी सीखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए बात करते हैं, एक होम्योपैथी की दवाई है और एक आयुर्वेद की दवाई है और एक एलोपैथी की दवाई है। कौन सी दवाई ज्यादा इफेक्टिवली काम करने वाली है, ये चैप्टर का आंसर देगा। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाली कंडीशन है, वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल होते हैं वो एक मास्क लगा के रखते हैं। वो चारकोल मास्क होता है। वो मास्क उन्हें हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से बता रहा होता है। वो एब्जॉर्ब हो जाती है गैसेस उसके ऊपर। हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जब कभी हमारे हाथ पे कट लग जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो हम डिटॉल, सेवलॉन, कुछ टिंचर कुछ लगाते हैं एंड दैट स्टॉप ब्लीडिंग। व्हाई इट इज हैपनिंग? बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर में होंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई और आरबीएसई के अकॉर्डिंग इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। दैट इज, मैं इसको हमेशा की तरह बोलता हूं, सिनॉप्सिस। सो व्हाट इज द सिनॉप्सिस हियर? वन इज एडसॉर्प्शन एंड अदर इज कोलाइड। यानी कि चैप्टर दो में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पार्ट है एडसॉर्प्शन एंड अदर इज कोलाइड। एडसॉर्प्शन में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन कौन कौन से हो सकते हैं, factors affecting absorption of gas on solid, surface catalysis, mechanism of surface catalysis and application. Similarly, colloids में definition of colloid, type of colloid, preparation of colloid, purification of colloid, properties of colloid और application of colloid क्या क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर किसी सब्सटेंस को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं, डालते हैं, तो क्या क्या हो सकता है लिक्विड और उस सब्सटेंस के बीच में इंटरेक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। मान लीजिए ये एक स्फेरिकल बॉल हमने लिक्विड में डाला और लिक्विड इसके अंदर यूनिफॉर्मली चला गया, तो ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। और अगर ऐसा हो कि सरफेस के सिर्फ आउटर एरिया पर ही, सब्सटेंस के आउटर एरिया पर ही, सरफेस पर ही पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अडहेयर हो और अंदर ना जाएं, तो दिस इज नोन एज एडसॉर्प्शन। और ऐसा हो जाए कि यूनिफॉर्मली अंदर भी चले जाएं और सरफेस पर भी कुछ एडिशनल आ जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्प्शन। सो वी हैव थ्री थिंग्स, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। एब मींस अंदर चला जाना, एड यानी सिर्फ सरफेस पे अडहेयर होना, एंड सॉर्प्शन मींस दोनों चीज हो जाना। ये ऐसा एग्जांपल है, जैसे एक स्पंज बॉल ली हमने, पानी में डिप की, स्पंज के अंदर पानी यूनिफॉर्मली अंदर तक चला गया, दिस इज एब्जॉर्प्शन, एब। अगर हमने एक प्लास्टिक की बॉल, हार्ड बॉल ली और वो डिप करी पानी के अंदर, तो उसके सिर्फ सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स का अडहेयर हो जाना इज एडसॉर्प्शन। एंड हमने एक चॉक ली, उसे डिप किया पानी में, उसके सरफेस पर भी कुछ पार्टिकल्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए और अंदर भी चला गया, ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा हेडिंग है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन्वॉल्व हैं। एक होता है एडसॉर्बेंट, दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, और एक होता है एडसॉर्बेट। ध्यान से सुनते हैं, एक चारकोल मास्क की बात हम करते हैं, यानी कि एक चारकोल मास्क लेकर एक ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, जो कि बहुत पॉल्यूशन वाले, ट्रैफिक वाले एरिया पर खड़े हुए हैं। तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस लगातार, अगर हम वहां से कुछ टाइम के लिए गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा हार्म होगा, लेकिन उन्हें बहुत बहुत घंटे तक वहां खड़ा होना है। उस कंडीशन में अगर हार्मफुल गैसेस लगातार उनके अंदर जाएंगी तो उनके लिए हार्मफुल होंगे, लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैफिक पुलिस को जो चारकोल मास्क दिए जा रहे हैं, वो चारकोल मास्क जब वो लगाते हैं तो उस चारकोल मास्क के ऊपर जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये प्रोसेस तो एब्जॉर्प्शन है, और जो चारकोल मास्क लिया गया है वो एब्जॉर्बेंट है। द सब्सटेंस व्हिच इज प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्बेंट। जैसा सॉल्यूशन में पढ़ते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसा यहां पर टर्म यूज करते हैं एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट।
ये टर्म्स यूज हो रही है यहां पर। तो जो सरफेस प्रोवाइडर है वो सॉलिड सब्सटेंस कहलाता है एड्सॉर्बेंट, और जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है दैट इज नोन एज एड्सॉर्बेट। तो जैसा एग्जांपल अपन बात कर रहे थे चारकोल मास्क में, चारकोल मास्क वाला जो एरिया है वो एड्सॉर्बेंट हो गया, और जो गैसेस हैं कौन कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसें एड्सॉर्बेट हो गए। द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड इज एड्सॉर्बेट, एंड द सब्सटेंस व्हिच इज प्रोवाइडिंग सरफेस टू द एड्सॉर्बेट टू गेटिंग एड्सॉर्ब्ड इज टर्म्ड एज एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दो तरह के, दो क्लासिफिकेशन, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां पर हमने एड्सॉर्प्शन में पढ़ी। एड्सॉर्प्शन मटेरियल की हम बातें कर रहे हैं, कौन कौन से एड्सॉर्प्शन मटेरियल एड्सॉर्बेंट होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। उसमें एक एग्जांपल है एक्टिवेटेड कार्बन, एंड अनदर एग्जांपल इज एक्टिवेटेड एल्यूमिना भी इसी का एग्जांपल हो सकता है, एंड साथ ही सिलिका जेल जो आपने देखा होगा वो भी इसी का एग्जांपल्स है। जो नई वाटर बॉटल्स आती हैं उनके अंदर, बॉटल के अंदर इस तरह के एक बैग रखे रहते हैं, इनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि समहाउ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। एड्सॉर्प्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। इसी के अलावा मॉलिक्यूलर सीव्स या जियोलाइट्स जो आप ये ऑरेंज वाला मटेरियल देख रहे हैं ये इसी का एग्जांपल है। ये एड्सॉर्बेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये दोनों जो जिस बॉन्ड से आपस में जुड़ रहे होंगे वो या तो फिजिकल बॉन्ड्स होंगे या केमिकल बॉन्ड होंगे, या तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड होंगे, या फिर वो वीक वंडर वॉल फोर्सेस होंगे। इस बेस पर एड्सॉर्प्शन दो तरह का हो सकता है। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन की बातचीत कर रहे हैं। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसका मेन बेसिस है कि उनके बीच में जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है उनके बीच में कितनी एनर्जी है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो वीक फोर्स है, वन टू वॉल फोर्स है, या केमिकल बॉन्ड है। वीक वन टू वॉल फोर्स जो एनर्जी 20 से 40 किलो जूल की होती है, और जो स्ट्रॉन्ग वन टू वॉल फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट आयनिक बॉन्ड, उनकी 200 से 400 किलो जूल के करीब एनर्जी हम इमेजिन करते हैं पर मोल। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वन टू वॉल फोर्सेस। ये कहां से आ रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर वन टू वॉल फोर्सेस से आ रहे हैं। जबकि ये कौन से बॉन्ड से बन रहे होंगे? केमिकल बॉन्ड, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इन सभी से। जो सेकंड है ये नॉट स्पेसिफिक है, कोई सी भी गैस आकर एड्सॉर्ब हो सकती है, एनी गैस कैन गेट एड्सॉर्ब। जबकि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है इसमें वही गैसेस ही जुड़ पाएंगी जो बॉन्ड बना रही है। ओनली दोज बॉन्ड्स, ओनली दोज गैसेस कैन एड्सॉर्ब जो बॉन्ड बना सकती हैं, स्पेसिफिक बॉन्ड बना सकती हैं। ये वाले क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए कैसे होंगे? ये रिवर्सिबल हो सकते हैं। लेकिन ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा वो कैसा होने वाला है? इरिवर्सिबल। जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है यानी कि जब बॉन्ड बनेंगे उस समय पर जो एनर्जी आ रही होगी वो कंपैरेटिवली इस केस में लेस आया करेगी। कितनी आया करेगी? इट शुड बी लेस देन 40 किलो जूल पर मोल, जबकि यहां पर 200 से 400 किलो जूल मोल की हाई एनर्जी होगी। यहां पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है हमें किसी तरह की, जबकि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनने के लिए इनिशियली बॉन्ड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। सो जो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड है दैट रिक्वायर्ड सम एनर्जी। सी केस में जैसा अभी अपन इमेजिन भी करते हैं कि जो लेयर्स के ऊपर लेयर जलती चली जाती है, जिसे न्यूक्लिएशन वर्ड कहा था, वो यहाँ पॉसिबल है। जबकि केमिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार जिसने इसके साथ बॉन्ड बन गया अब दूसरा कोई आकर उसके साथ बॉन्ड बनाए, ये नॉट पॉसिबल है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकती है और केमिकल एड्सॉर्प्शन यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। एड्सॉर्प्शन दो तरह का हो सकता है। एक पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन occurs when the concentration of adsorbate is higher on the surface of adsorbent than in the bulk, that is the outer surface पर particles ज्यादा आ जाते हैं। And the second one is negative, that occurs when the concentration of adsorbate is less on the surface of adsorbent than in the bulk, यानी कि सरफेस पर कंपैरेटिवली कम कंसंट्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू दी बल्क। ये नेगेटिव एड्सॉर्प्शन है। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन दो अलग अलग चीज। एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स आएंगे और सरफेस पर जुड़ जाएंगे। ये जुड़ जाना गैस के पार्टिकल्स का किसी सॉलिड पर, दिस इज एडसॉर्प्शन, राइट। जहां पर ये जो है ये एड्सॉर्बेट है और ये एड्सॉर्बेंट है। अगर यही पार्टिकल्स की लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन मींस एक के ऊपर एक लेयर पर लेयर जम जाना, इस तरह से। अगर यही जो एड्सॉर्ब हुए थे वो वापस से चले जाए सरफेस से तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसऑर्प्शन।
तो एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दो अलग अलग कंटेंट हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं. जुड़ जाना ऑन द सरफेस इज एड्सॉर्प्शन एंड वापस से उसका हट जाना इज डिसॉर्प्शन. फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्लियर है और साथ ही हमने डी एड्सॉर्प्शन भी सीख लिया है. अब हम बात करते हैं कि अगर कोई गैस सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो रही है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे. एंड बहुत कॉमन सेंस से शुरुआत कर रहे हैं. फर्स्ट, डेफिनेटली नेचर ऑफ गैस एंड सॉलिड सरफेस जिस पर हो रही है, यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पर भी सबसे पहली कहानी डिपेंड करेगी. जनरली ऐसा देखा गया है वो गैसेस जो इजीली लिक्विफेबल होती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उनका एड्सॉर्प्शन आसानी से होता है क्योंकि वो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है तो सरफेस के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेगी. जनरली जब गैस किसी सॉलिड्स पर एड्सॉर्ब हो रही होती है तो हम जिन बॉन्ड्स की बात करते हैं, जिन फोर्स की बात करते होते हैं, वो जनरली फिजिकल बॉन्ड्स हो रहे होते हैं. एंड फिजिकल बॉन्ड यानी वंडर वॉल फोर्सेस तब ज्यादा इफेक्टिव होंगे जब गैस इजीली लिक्विफाई हो रही होगी, तो आसानी से चिपक जाएगी, जुड़ जाएगी सरफेस पर. तो फोर्स क्लियर है. जनरली अगर हम गैसेस के एग्जांपल्स की बात करें तो मान लीजिए एग्जांपल है हाइड्रोजन और HCl. तो इन दोनों में कौन ज्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होने वाला है? अगर ये देखें तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, डेफिनेटली HCl, क्योंकि वो पोलर है कंपैरेटिवली. तो इसका एब्जॉर्प्शन जनरली जो चारकोल जैसे सरफेस प्रोवाइडर है, एड्सॉर्बेंट है, उन पर HCl का एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर होगा. ऐसा हम इस फर्स्ट फैक्टर से पढ़ रहे हैं. सेकेंड फैक्टर जो अपन बात कर रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर का इफेक्ट दो तरह से पढ़ेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन. यानी कि ऐसा देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, मान लीजिए M गैस अवेलेबल थी एड्सॉर्प्शन के लिए और X गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आने वाला है, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, फ्रैक्शन ऑफ गैस एड्सॉर्ब वर्सेस टाइम टेम्परेचर के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनके बीच की जो फोर्सेस थी जो उन्हें बाइंड कर रही थी वो इजीली ब्रेक हो जाएंगी. क्योंकि फिजिकल में हम सबको पता है जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 40 किलो जूल पर मोल से कम की होती है, तो थोड़ा सा हीट करते ही वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, वंडर वॉल बॉन्ड्स, और एड्सॉर्प्शन जो भी गैस का हुआ होगा वो नलिफाई हो जाएगा. यानी टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन कम होगा. किस केस में? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में इनिशियली हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में इनिशियली अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा इनिशियली, और एक लिमिट तक वो एक मैक्सिमा अटेन करेगा एंड इसके बाद डिक्रीमेंट होगा. आई रिपीट, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल में तो डेफिनेटली घटने वाला है, कम होने वाला है, गेट रिड्यूस्ड विद टेम्परेचर. व्हाइल इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, अगर केमिकल या केमी एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें पहले इंक्रीज होगा एंड फिर डिक्रीज होगा, क्योंकि इनिशियली जो आप हीट या एनर्जी दे रहे होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगी. एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है. दो फैक्टर्स क्लियर है हम सभी को. थर्ड फैक्टर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें, दैट वन इज सरफेस एरिया. एंड इट शुड बी वेरी क्लियर कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा. डेफिनेटली जितना ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा एडसॉर्प्शन के लिए, एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा. बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना है कि मान लीजिए एक हमारे पास इस तरह का शेप है जिसमें एक सिलेंड्रिकल शेप है जहां पर सरफेस एरिया इतना है, और यही चीज अगर कम सरफेस एरिया में लगा दी जाए तो ज्यादा बड़े सरफेस एरिया पर एडसॉर्प्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा. और साथ ही एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, एंड दैट वन इज नेचर ऑफ सरफेस. अगर नेचर ऑफ सरफेस से मतलब है स्मूथ सरफेस होगा, चिकना सरफेस होगा तो एडसॉर्प्शन कम होगा, और रफ सरफेस होगा तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा. क्यों होगा? क्योंकि रफ सरफेस एरिया पर एडसॉर्प्शन के लिए अवेलेबल, देखिए मान लीजिए ये एक एरिया है हमारे पास एंड सेम साइज का ये भी एक एरिया है, बट ये सरफेस कैसा है? रफ है. तो डेफिनेटली दिख ही रहा है यहां पर एरिया ज्यादा आ गया है, सरफेस एक्सपोज एरिया ज्यादा है, इसलिए एडसॉर्प्शन बेटर होगा. जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो एडसॉर्प्शन से ही शुरू होता है.
रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन जब आयरन में एब्जॉर्ब होती है फिर वाटर वेपर्स के साथ उसको ऑक्सीडाइज करती है। अगर स्मूथ सरफेस एरिया लिया हुआ है एक आयरन का, जो आयरन पिलर आपने सुना होगा, एक आयरन पिलर आपने सुना होगा जिसके ऊपर जंग नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? वो स्मूथ सरफेस है, जब तक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी उस पर जंग नहीं लगेगी। और अगर कहीं किसी आयरन आर्टिकल पे छोटा सा कट लग जाता है, कहीं पे कुछ मोड़ आ जाता है, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन एक्सटेंड बेटर हो जाता है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, और नेचर ऑफ सरफेस का एक ही मतलब है, स्मूथ सरफेस होने पर एब्जॉर्प्शन कम होगा, रफ सरफेस होने पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इसी तरह से एक और फैक्टर है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अगर है किसी तरह की प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल अगर है, इम्प्योरिटी अगर है, तो भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर सरफेस पे पहले से ही कुछ ऐसा मटेरियल एब्जॉर्ब हो रखे हैं जो गैस को रिपेल करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और पहले से ही कुछ ऐसा मटेरियल है जो गैस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आयरन आर्टिकल पे अगर हम पेंट कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ऑक्सीजन का, इसलिए रस्टिंग रुक जाती है। आयरन को एक्सपोजर नहीं मिल पाता है कंबाइन करने के लिए ऑक्सीजन के साथ। तो दिस इज ऑल्सो फैक्टर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर। व्हाट इज दिस? प्रेशर सेज कि ऐसा देखा जाता है जितना ज्यादा प्रेशर होगा जो एडसॉर्प्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। ये एकदम सिंपल कॉमन सेंस की बात है। प्रेशर ज्यादा होने पर गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जो इसके बारे में सबसे अच्छा बताया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था फ्रैंडलिक। ने क्या बताया? उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको अपन बोलते हैं फ्रैंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। वो रूल या वो कंसेप्ट क्या दिया उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले ये ऑब्टेन किया, सबसे पहले पता लगाया कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर में जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है। इट कम्स लाइक दिस। ये ग्राफ को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया और फिर इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया। एंड व्हाट वाज दोस पार्ट ए, बी, सी एंड सो ऑन। ऐसा उन्होंने कहा, आई रिपीट, फ्रैंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया और ऐसा देखा गया कि ए से बी के बीच में x/m एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट, और C से लेके D पैरेलल लाइन आ जाती है ऑलमोस्ट। किसके पैरेलल? इस x एक्सिस के पैरेलल। तो फ्रॉम C टू D ऐसा पता चला है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। इट इज नॉट डिपेंडिंग। और B से लेके C के बीच में ऐसा पता लगाया, ऐसा एक्सप्लेन किया इन्होंने कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर किस पे डिपेंड कर रही होगी? इट मस्ट बी डिपेंडिंग अपॉन 0 to 1। देखिए जब यहां से आता 1 है, यहां से आता 0 है, तो ऐसा इमेजिन किया कंटिन्यूअस ग्राफ है तो यहां से आके लिए 0 to 1 होना चाहिए। यहां से फ्रेंडलिक ने कहा x/m इज इक्वल्स टू kf, ये कांस्टेंट है, फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन कांस्टेंट, और p की पावर 1/n। ये 1/n कहां से आ गया? जब 0 to 1 लिखा हुआ था तो इस 0 to 1 को ही 1/n लिख दिया, जहां 1 की वैल्यू है 1 2 3 कब टू इंफिनिटी। अगर आप n की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो 0 to 1 के बीच में आ जाएगी वैल्यू। इस तरह से फ्रेंडलिक ने ये फेमस इक्वेशन दी जिसे हम बोल देते हैं फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन कह देते हैं इसी को। अब क्वेश्चन अराइजेस, ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर का इफेक्ट बता रहा है, लेकिन इसको एडसॉर्प्शन को आइसोथर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी ग्राफ प्लॉट किए गए थे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए गए थे, टेम्परेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करके किए गए थे, सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट बताने के लिए। तो दिस इज फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में जो x/m की वैल्यू है p के प्रोपोर्शनल नहीं है, kf इंटू p की पावर 1/n है। तो इसी को हम अगर लॉग की फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देते हैं तो देखिए क्या था आपके पास, x/m इज इक्वल्स टू kf इंटू p की पावर 1/n।
log x अपॉन m यहां पर अपन ने लिया, log kf लिया और साथ में log p की पावर 1 अपॉन m दिया। log a इंटू log b को log a प्लस log b लिख सकते हैं एंड इसी एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है log kf प्लस 1 अपॉन n log p। ये एक्सप्रेशन हमें समझ में आ रहा होगा किस फॉर्मेट में हमने निकाला है। इसी इक्वेशन को मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहता हूं। y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि यहां पर हमने ले लिया है x एक्सिस, यहां ले लिया हमने y एक्सिस। तो y एक्सिस पर इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, ये इंटरसेप्ट है और यहां पर हमने लिया हुआ है log p और इस जगह पे y वाली जगह पे हमने लिया हुआ है log x अपॉन m। ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर निकाला जा रहा है, इसलिए ये भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मी कहलाएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ, तो c की जगह यहां पर इंटरसेप्ट की जगह आ जाएगा log kf और जो इस लाइन का स्लोप आने वाला है वो होगा 1 अपॉन n। इस तरह से फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को ग्राफिकली हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इस आइसोथर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट से बताया गया, लेकिन थ्योरेटिकली इसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं बताया गया था। जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया गया था दैट वाज गिवन बाय लैंगम्योर, बाय हिज फेमस थ्योरी दैट इज लैंगम्योर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्योर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म सीखिए और उसके बाद मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा। लैंगम्योर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? मान लेते हैं एक यूनिट सरफेस एरिया है एड्सॉर्बेंट का 1 इज द 1 यूनिट एरिया अवेलेबल है किसी गैस के एड्सॉर्प्शन के लिए। लेकिन गैस जब एड्सॉर्ब की गई तो थीटा एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया। थीटा इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय गैस, occupied by the gas, this is theta। and जो गैस अपन ने अवेलेबल करवाई थी, मान लेते हैं जो गैस अवेलेबल हुई थी वो टोटल P प्रेशर पर ये कहानी हो रही थी। P इज द प्रेशर ऑफ गैस जो यूज कर रहे थे, प्रेशर ऑफ गैस हो गया P एंड X अमाउंट इस एरिया पर एड्सॉर्ब हुआ है गैस का और टोटल जो अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए वो M है। क्लियर है? लैंगम्योर ने प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है गैस के एड्सॉर्प्शन पे उसको थ्योरेटिकली समझाया। लैंगम्योर ने थ्योरेटिकली क्या कहा कि कोई भी गैस अगर किसी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही है, सॉलिड पे एड्सॉर्ब हो रही है, तो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। कौन कौन से दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं? जो गैस हो रही है एड्सॉर्ब, वो गैस एड्सॉर्प्शन के साथ लिक्विफाई हो रही होगी, एड्सॉर्ब हो रही होगी मान लेते हैं, यानी कि एक प्रोसेस हो रहा होगा दैट इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा बच्चा? कंडेंसेशन। गैस की फॉर्म में थी, लेकिन जब वो सरफेस पे जुड़ रही होगी तो अब उसने मूवमेंट बंद कर दिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड? गैस में पार्टिकल मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। लिक्विड में कम मूवमेंट होता है। तो गैस यहां पर लिक्विफाई हो रही है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दिस इज कंडेंसेशन प्रोसेस। लेकिन वो सरफेस पे जुड़ने के बाद वापस हट भी रही होगी एंड दैट इज टर्म्ड एज वेपोराइजेशन। तो ऐसा लैंगम्योर कहते हैं कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन दो साइमल्टेनियस प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं और जब वो प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता होगा। डेफिनेटली कब तक होता रहेगा प्रोसेस? उड़ना जाना आना जाना एक लिमिट तक होगा। वंस थिंग्स गेट सेटल वो कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक चीज जो यहां पे पता चलती है वो ये है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि गैस एड्सॉर्ब हो रही है कि नहीं हो रही, विल बी डिपेंड अपॉन टू थिंग। वन इज प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस कंडेंस इजीली होगी, लिक्विफाई इजीली होगी एंड लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं इसी को अपन। और साथ ही रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये जो हम बात कर रहे थे, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन 1 माइनस थीटा। पूछिए क्यों? क्योंकि गैस को एड्सॉर्ब कहां होना है? सॉलिड पे होना है। बताइए थीटा एरिया एड्सॉर्ब हो चुका है, 1 इनिशियल एरिया था, तो रिमेनिंग एरिया कहां है जिसमें गैस एड्सॉर्ब होने वाली है? दैट इज 1 माइनस थीटा। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो डिपेंड कर रही है 1 माइनस थीटा पे और पी के ऊपर। कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर है अभी को। इसी तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बताइए क्या होने वाला है? रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी डिपेंडिंग अपॉन थीटा ओनली। पूछिए क्यों?
क्योंकि गैस कौन सी उड़ेगी? जो एब्जॉर्ब हुई है। जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो वो इन्वॉल्व ही नहीं होगी, तो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करने वाला है, वो है थीटा। और एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आंसर इज रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन द रेट ऑफ कन्वर्टिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल इज नोन एज इक्विलिब्रियम। ये दोनों कंडीशन पर इक्विलिब्रियम आएगा, तो दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखिएगा, इसको मैं यहां पर इक्वल लिखने के लिए, लुक एट दिस, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू K1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी, और इसको लिख रहे हैं रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू K2 इंटू थीटा। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K1 और K2 मान लिए हैं। अब बता दीजिएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन तो किसके बराबर है? हम लिख चुके हैं K2 इंटू थीटा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके बराबर है? K1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी। आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने आपसे बोला था लैंग्वेज और पढ़ाने के तुरंत बाद मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा, करेक्टेड रहिएगा। राज की बात इसके तुरंत बाद क्या है, वो राज की बात बताएंगे। उससे पहले राज की बात यह है कि लैंग्वेज ने कैसे समझाया वो बता रहा हूं मैं आपको। इसी को हम लिख सकते हैं K2 थीटा इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखा जा सकता है? K1 माइनस, लिखा जा सकता है K1P माइनस K1P थीटा। जो थीटा टर्म हमने लिखी है उन दोनों को मैं एक साइड ले जाना चाहता हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास K1 थीटा प्लस K2 थीटा प्लस K1P थीटा इज इक्वल्स टू K1P। आराम से देखिएगा, K2 थीटा इवेपोरेशन, कंडेंसेशन K1 1 माइनस थीटा P, K2 थीटा इज इक्वल्स टू K1P और K1P थीटा। थीटा वाली टर्म को हमने एक साइड ले गए हैं। थीटा दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पे थीटा कॉमन लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी K2 K1P इज इक्वल्स टू K1 प्लस P। कोई डाउट? और वी कैन ऑल्सो से थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया है? K1P अपॉन K2 प्लस K1P। ये हमारे पास थीटा का एक्सप्रेशन आ गया है। थीटा क्या है? कितना एरिया एब्जॉर्ब है, कितना एरिया गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया है वन में से। यहां तक क्लियर है आप सभी को? अब छोटी सी बात और रह गई है, कितना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुआ है? x। कितना अवेलेबल था एब्जॉर्ब होने के लिए? m। तो ये जो x और m है, दिस x एंड m, ये डिपेंड करेगा थीटा पे। पूछिए क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा x होगा, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होगी, उतना ही एरिया भी ऑक्यूपाई होता चला जाएगा। सो दैट मींस हम ये भी लिख सकते हैं x अपॉन m इज इक्वल्स टू K3 थीटा। यानी कि थीटा को हम एनी टाइम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन m अपॉन K3। तो यहां पर यही चीज मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। यहां पे आ गया x अपॉन m अपॉन K3 को वहां भेज दिया, इज इक्वल्स टू K3 इंटू K1P अपॉन K2 प्लस K1P। ये कहलाता है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन इससे फ्रेंडलिक का क्या लेना देना है, ये भी बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी द कनेक्शन बिटवीन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड व्हाट इज द कनेक्शन? सो द रिलेशन इज x अपॉन m। जो फ्रेंडलिक ने हमें समझाया था P के साथ, वो कुछ इस तरह का ग्राफ आया था। जब प्रेशर बहुत कम था तो स्ट्रेट लाइन आई थी, जब प्रेशर बहुत ज्यादा था तो P पे डिपेंडेंसी नहीं थी, और इन बिटवीन 0 to 1 डिपेंडेंसी थी। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया लैंग में, और क्या, दिस इज इक्वल्स टू K3 इंटू K1 अपॉन इंटू P अपॉन K2 प्लस K1P को हम फ्रेंडलिक से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट इज एट वेरी वेरी लो प्रेशर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर प्रेशर बहुत बहुत कम है तो उस केस में डेफिनेटली K2 प्लस K1 इंटू P कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज K2, क्योंकि ये वाला हिस्सा नेग्लिजिबल हो जाएगा जैसा हम कह रहे हैं। इन दैट केस एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बचे जाने वाला है? विल गेट x अपॉन m इज इक्वल्स टू K3 इंटू K1P अपॉन K2। यानी कि x अपॉन m सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? P की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। ऐसा फ्रेंडलिक भी कह रहे थे। केस 2, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है एट वेरी हाई प्रेशर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा है तो अब एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। K2 प्लस K1P
इज नियरली इक्वल्स टू K1P। पूछिए क्यों? क्योंकि अब K2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हम कौन सा मान रहे हैं? बहुत बहुत ज्यादा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? x अपॉन m इज इक्वल्स टू K3 इंटू K1P अपॉन K1P। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, K1 और K1 कट गया सब कुछ, यानी x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर कुछ भी नहीं। यही फ्रेंडलिक ने कहा था। बस तो ओनली डिफरेंस इज लैंगम्योर ने इस पूरी कहानी का थियोरेटिकली समझाया कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन जैसी कोई चीज होती है, जबकि फ्रेंडलिक ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर स्ट्रेस किया। तो समटाइम्स एक्सपेरिमेंट डू मैटर बट मेनी टाइम थ्योरी डू मैटर। लैंगम्योर थ्योरी पर स्ट्रेस करते हुए फ्रेंडलिक ने जो ऑब्टेन एक्सपेरिमेंट किए थे उनको समझाने की कोशिश की। ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं दो तरह के जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पढ़े हैं। एक फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है विच इज x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1 अपॉन n, जो ग्राफ हमने इस तरह का ऑब्टेन किया था। ये केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल है, इजी टू फिट एड्सॉर्प्शन डेटा से बेस्ड है। जबकि जो लैंगम्योर है वो थियोरेटिकल बेस बताता है सारी कहानी का। वो बताता है हमें कि किस तरह से एक सरफेस पर थीटा एरिया अगर गैस ऑक्यूपाई कर रही है तो ये दो तरह के फिनोमेना से वर्क कर रहा है, दैट इज कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। तो जो इसका यूज है वो दैट इज यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, व्हाइल द फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज इजी टू फिट एड्सॉर्प्शन डेटा पर बेस्ड है।